हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब देखो, कोई भी केमिकल चेंज या कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम लेबोरेटरी के अंदर कंडक्ट करते हैं उसे केमिकल इक्वेशन के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट चीज होता है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। नाउ रिमेंबर, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करता है। अब इस चीज का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए, अगर आपने x ग्राम रिएक्टेंट लिया और उसको असेंबली में इंट्रोड्यूस किया एंड सब्जेक्टेड फॉर अ केमिकल चेंज, तो आपको महसूस होगा कि x ग्राम रिएक्टेंट के रिएक्ट होने के वजह से आपको उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी प्रोडक्ट साइड में आपको x ग्राम ही मिलेगा। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई मीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर जिंक रॉड इमर्स्ड इन डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। मान के चलो हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डुबोया, तो आपको महसूस होगा जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट with the evolution of hydrogen gas. Now take a look at this reaction. I mean this is a chemical equation for the given change. अब यहां पे सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या हमें जो रिएक्शन दी गई है वो बैलेंस्ड है या नहीं। ये किस तरह से आप चेक करें? आपको सबसे पहले सभी के एटम्स देखना होगा। जैसे जिंक, पहले आपको काउंट करना होगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। अगर मान के चलो जितने एटम्स एक आधे स्पेसिफिक एंटिटी के इंग्रेडिएंट के रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही अगर प्रोडक्ट साइड में होते हैं तो आप कह सकते हो कि वो रिएक्शन वेल बैलेंस्ड है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि इस तरफ आप देख सकते हो, रिएक्टेंट साइड में एक एटम जिंक का प्रेजेंट है, ऑन अदर हैंड प्रोडक्ट साइड में भी जिंक का एक ही एटम है। इसका मतलब यह हुआ कि जिंक वेल बैलेंस्ड है, यानी उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नाउ टेक ए लुक एट हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन के दो एटम्स दिख रहे हैं, इधर भी दो, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। सल्फर है, इधर भी एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। सीधा मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज वेल बैलेंस्ड। मतलब इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि जितना मास आप रिएक्टेंट साइड में देख रहे हो उतना ही मास आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत ये रिएक्शन एप्रोप्रिएट वे से रिप्रेजेंटेड है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग क्या मतलब है। नाउ टेक ए लुक एट अनदर एग्जांपल। नाउ कंसीडर द रिएक्शन ऑफ आयरन with steam. Consider reaction of iron with steam. अब जब आप आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको महसूस होगा you can have Fe3O4 and H2. Definitely this reaction is not balanced. सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एंटिटी के एटम्स आपको बराबर लाना है। उसी का मतलब होता है बैलेंस करना। अब जैसे यहां पे आप देख रहे हैं आयरन एक एटम है, यहां पे 3 है, इधर हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है। सीधा मतलब यह होगा कि वी नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। नाउ टेक ए लुक हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि रिएक्टेंट साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड हो, ऐसा कंपाउंड आपको ढूंढ के निकालना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो। जैसे यहां पे तो कोई भी एलिमेंटल फॉर्म, यहां पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन Fe3O4 की अगर आप बात करें तो इस कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले आपको
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके रिस्पेक्ट में ही बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये वो कंपाउंड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की। अब इस फार्मूला में आप देख सकते हो, यू कैन सी Fe3O4, I mean 3 atoms of iron are involved in this very molecule। ये प्रोडक्ट साइड में है। अब रिएक्टेंट साइड में भी आपको चाहिए कि आयरन के 3 एटम्स हो, तो यहां पे आयरन आपको 1 दिख रहा, सो डेफिनेटली यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 3। इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आयरन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। अब आयरन का झंझट खत्म। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। इस तरफ कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं? 4, इस तरफ 1। तो ऐसा इंग्रेडिएंट जहां ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हो, उस चीज को 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों तरफ के ऑक्सीजन बैलेंस फॉर्म में दिखे। सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के वजह से इधर और इधर दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई करने के वजह से हाइड्रोजन की संख्या हुई 4 2 8। इधर खाली 2 एटम्स आप देख रहे हो, इधर भी 8 होने चाहिए, दैट्स व्हाई डू मल्टीप्लाई दिस बाय 4। नाउ यू कैन हैव द वेल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। I mean, when you allow iron article, I mean iron to react with steam, you can have Fe3O4 with the evolution of hydrogen, I mean H2. So this can be the well balanced chemical equation for this. लेकिन apart from this, जब आप complete information related to chemical equation share करना चाहते हो, तब याद रखें आपको फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी बताना होगा। यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उनके फिजिकल स्टेट्स क्या है, यानी जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं तब उनके क्या फिजिकल स्टेट्स थे, वो फिजिकल स्टेट्स आपको बताना होगा। जैसे कि अगर एक आधा इंग्रेडिएंट सॉलिड फॉर्म में आपने लिया, तो सॉलिड के लिए आपको लिखना होगा S। जैसे कि आयरन सेविंग्स आपने लिया था, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था, इसलिए Fe सॉलिड हमने लिखा, सॉलिड के लिए सिंपली S लिखिए। अब वाटर वेपर फॉर्म में हमने लिया, वेपर बोले तो गैसीय स्टेट, सो उसके लिए आप रिप्रेजेंट करेंगे सबस्क्रिप्ट G। G रिप्रेजेंट्स गैस। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होने के वजह से यू कैन हैव Fe3O4 विच इज इन सॉलिड, और H2 जो है वो गैसीय स्टेट में आपको मिला। ये होता है तरीका किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी कभी क्या होता है, कोई रिएक्शन एक सर्टन टेम्परेचर या सर्टन प्रेशर के ऊपर ही, यानी उतना प्रेशर आप जब एक्सर्ट करते हो तब ही वो प्रोडक्ट आपको मिल पाता है, यानी वो रिएक्शन होता है। ऐसे में वैसा टेम्परेचर और प्रेशर भी इंडिकेट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि टेक ए रिएक्शन इन बिटवीन व्हाट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इन दोनों को एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एट अबाउट 340 एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने एरो के ऊपर 340 एटमॉस्फेयर यहां पे मेंशन किया। अब ये जरूरी है, अगर मान के चलो आप इतना प्रेशराइज नहीं करते हो तो इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन या इंटरेक्शन नहीं होगा। अब जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, और जिस वजह से आपको मिलेगा मिथिल अल्कोहल, जिसे आप कह सकते हो मेथेनॉल। मेथेनॉल का फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड, इसलिए मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखा L। ये H2 गैस है इसलिए G, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसलिए G। तो एरो के ऊपर कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, जैसे कि हमने यहां पे किया। और एक एग्जांपल, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड मटेरियल, दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर ऑफन टर्म्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल के माध्यम से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं।
उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसमें हम लोग सिंपली इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए तो कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कोई कंज्यूम कर सकता है लार्ज स्केल पे तो वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, अब याद रखना दीज आर द रॉ मटेरियल्स, क्लोरोफिल पिगमेंट के होने के वजह से green plants are capable of converting these ingredients into carbohydrates, that is glucose. C6H12O6 is the molecular formula. अब एक क्यों बोले तो एक्वेस, एक्वेस का मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डालते हो और पानी में उसका सॉल्यूशन आप देखते हो तो उसे एक्वेस सॉल्यूशन कहना चाहिए। अब यहाँ पे प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, उसके बाद वाटर का भी रिलीज आप देख सकते हो। सो ये काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स किस हद तक हमारी मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में से कम करने में, क्योंकि वो कंज्यूम करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़े। तो ये जैसे कि हमने देखा बैलेंस किस तरह से करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई आप केमिकल इक्वेशन इंडिकेट करते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे देना होगा, जैसे कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है। कोई अगर कैटलिस्ट आप यूज करते हो रिएक्शन के अंदर, वो एरो के ऊपर या नीचे आपको बताना होगा। एक स्पेसिफिक प्रेशर, सर्टन प्रेशर पे अगर रिएक्शन कंडक्ट होती है तो उसे भी हमें बताना चाहिए। ये सब चीजें आपको काम आएगी रिएक्शन को इंडिकेट करते समय। So it was all about the balancing the chemical equation and representing the chemical equation on paper. Thank you very much.